हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन के टाइप्स के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में, नॉइज पोल्यूशन के बारे में, सॉइल पोल्यूशन के बारे में और वाटर पोल्यूशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लगातार देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपका कहीं क्वेश्चन कोई छूट ना जाए, क्योंकि इस यूनिट से और इस जो हम वीडियो करवाने वाले हैं इससे पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आएगा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हम कह सकते हैं हिंदी में जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। सबसे पहले तो हमें दोस्तों क्लाइमेट का अर्थ पता होना चाहिए। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में आ जाता है हमारा टेम्परेचर, आ जाता है हमारी वाइंड आ जाती है और हमारा रेनफॉल सिस्टम आ जाता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर, हमारी वाइंड सिस्टम, हमारा रेनफॉल सिस्टम, ये सभी मिलाकर हमारा क्लाइमेट बनता है। और जब एक बड़े यानी कि बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर, एक हाई लेवल पर जब ये सब चीज़ें चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, वाइंडफॉल सिस्टम चेंज होता है, रेनफॉल सिस्टम चेंज होता है, तो हम उसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ये दोस्तों हम कह सकते हैं नेचुरल भी होता है, जैसे आइस एज आ जाता है, ये नेचुरल भी होता है। इसमें कह सकते हैं आइस एज, हिमयुग हिंदी में बोलेंगे। और जैसे हम कह सकते हैं ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी का फटना भी इसमें आ जाता है। ये सब नेचुरल होते हैं। लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। और इसके क्या कारण हैं, उन कारणों के बारे में भी हम जान लेते हैं। क्या कारण है क्लाइमेट चेंज के, कॉजेज क्या हैं, कारण क्या हैं। सबसे पहला तो कारण हो गया वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन। वनों की कटाई, अंग्रेजी में हम इसे डिफोरेस्टेशन बोलेंगे। पहला कारण ये हो गया, ज़्यादा वनों की कटाई करने की वजह से जो हमारा CO2 है, CO2 की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में दिक्कतें आ रही हैं और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये हमारा पहला कारण हो गया वनों की कटाई। दूसरा कारण क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, लगातार जो उद्योग चल रहे हैं इनसे जो धुआं वगैरह उठता है, और कह सकते हैं इससे जो केमिकल वगैरह होते हैं वो लगातार पोल्यूशन फैला रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की है पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में भी बात की है, और हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में बात की है। तो वो पोल्यूशन की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज में लगातार एक्सेसिव रूप से, रैपिड स्पीड से लगातार वृद्धि हो रही है, हमारा क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है। और थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं हमारा अर्बनाइजेशन, हमारा शहरीकरण कह सकते हैं। तेजी से हमारा शहरीकरण हो रहा है, हम लगातार मॉडर्न बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर मॉडर्न बनेंगे, मॉडर्न लगातार अर्बनाइजेशन होगा, तो उसके लिए हमें औद्योगिकरण और लगातार जो हमारी चीज़ें हैं उनका यूज करना पड़ेगा। तो हमारा चौथा जो पॉइंट हो गया वो हो गया हमारे जो प्राकृतिक तत्व हैं, प्राकृतिक तत्वों का ज़्यादा प्रयोग, ज़्यादा प्रयोग। यहाँ पर शायद दिखाई दे रहा है या नहीं, हम यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्राकृतिक तत्वों का ज़्यादा प्रयोग, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। प्राकृतिक तत्वों में हम कह सकते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, हमारा डीजल वगैरह, डीजल पेट्रोल, ये सब डीजल पेट्रोल, और हमारा कोयला, ये सभी हमारे प्राकृतिक तत्वों में आ जाते हैं। इनका ज़्यादा यूज करने की वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये इसके कारण हो गए। कारणों के बाद हम एग्जाम्पल के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे हमारा अंटार्कटिक का रीजन है, अंटार्कटिक का रीजन है, उसकी लगातार ग्लेशियर्स पिघल रही है। हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, यहाँ के ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं। ऐसे ही हमारे इंडिया में भी लगातार हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं। इसके ये हो गए एग्जाम्पल हो गए, और इसके ये कॉजेज हो गए। कॉजेज के बाद हम देखते हैं इसके प्रभाव क्या क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या क्या इसके पड़ते हैं। तो इसके बाद आप इसे नोट कीजिएगा, नोट करना है तो कर लीजिए। हम इसे साफ कर लेते हैं।
ये हमारा हो गया यहाँ से, ये हमारा, ये भी साफ कर लेते हैं। इसके बाद हमारे कंसिक्वेंसेस क्या क्या हैं। कंसिक्वेंसेस हमारे यहाँ पर परिणाम, इसके परिणाम क्या क्या निकलते हैं। परिणाम में क्या हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं हमारे इंडिया में, हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो लगातार पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ने की वजह से हमारा जो समुद्र का लेवल है, यानी कि हमारा समुद्र का लेवल लगातार बढ़ रहा है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, पहला पॉइंट ये हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन सकता है, मैंने आपको बताया कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद जो हमारा लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार चक्रवात वगैरह आ रही हैं और सूखा पड़ रहा है। ये एक इंटरनेशनल लेवल की दोस्तों प्रॉब्लम है। और इसमें जैसे चक्रवात है, चक्रवात के बारे में बताया मैंने, यहाँ पर हम कह सकते हैं एम्फोन, एम्फोन चक्रवात आया था थाईलैंड में, ये बहुत ही हाई लेवल का चक्रवात आया था। ऐसे ही एक और चक्रवात आया था म्यांमार में, उसका शायद नाम एक्टे था। आप देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या नाम था। म्यांमार में एक चक्रवात आया था, साइक्लोन हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं, साइक्लोन। इसके बाद लगातार चक्रवात वगैरह आ रहे हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा हमारा, तीसरा पॉइंट बनेगा हमारा कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा कृषि है, कृषि का स्तर लगातार घट रहा है, घट रहा है। एग्रीकल्चर का लेवल लगातार घट रहा है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। ये इसके कंसिक्वेंसेस लगातार हमारे बन रहे हैं। और इसके बाद जलवायु परिवर्तन में हम क्या कह सकते हैं, जो रेनफॉल सिस्टम है, रेनफॉल सिस्टम अगर चेंज होगा, चेंज होने की वजह से हमारा कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद क्या कह सकते हैं हम, और जो हमारा वाइंड फॉल सिस्टम है, हमारा वाइंड का सिस्टम है, वो भी अगर चेंज होगा तो लगातार उससे भी हमारा जो जलवायु में परिवर्तन होगा वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ये हमारे कंसिक्वेंसेस हो गए। इनको रोकने के लिए क्या कुछ किया गया है, हम कह सकते हैं इनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो हम यही कर सकते हैं कि जो हमारा जलवायु वगैरह है उनको लेकर हमें ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1992 में UNFCCC, ये कह सकते हैं, ये एक हम कह सकते हैं सभा हुई थी। इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये 1992 में हुई थी। इसका जो मुख्य मुद्दा था वो था कि क्लाइमेट चेंज को किसी टाइप से रोका जाए, क्लाइमेट चेंज के लिए नियम बनाए जाए और इसके लिए लगातार कोशिशें की जाए। ये था इसका मेन मोटिव। ये हो गया हमारा क्लाइमेट चेंज। आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको हम अभी साफ कर लेते हैं। ये हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया। इसके बाद हमारा आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी हम जानते हैं। इसके बाद हमारा आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम कह सकते हैं जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग उसे कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है ये, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हैं हम। इसमें ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे हमारी CO2 और हमारी मीथेन CH4
और भी कह सकते हैं N2O और CFC। ऐसी हमारी कई गैसेस होती हैं जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ये हीट को ट्रैप करती है। हमारी जो अर्थ होती है उसमें हीट को ट्रैप करती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस लगातार जो हीट है, हीट को लगातार और ज़्यादा ट्रैप कर रही हैं। ट्रैप करने की वजह से हमारा हीट का लेवल जो लगातार बढ़ रहा है, उस लेवल के बढ़ने की वजह से ही हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये हमारी जो हो गई ग्रीन हाउस गैसेज, आप इन्हें नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हमारी ग्रीन हाउस गैस, उसके बाद हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं हम, जैसे हमारे 2023-24 में लगातार जो लेवल था, टेम्परेचर का लेवल था, वो यानी कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा था। और अभी 2025 में भी लगातार हमारा इंडिया में तो 50 पार भी गया था। हम कह सकते हैं कि जो है एवरेज टेम्परेचर, ये लिख रखा है यहाँ पर, बढ़ जाता है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारी हिमालयज है, हिमालयज में से जो मतलब यमुना रिवर है, हमारी गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्रा है, उनमें भी लगातार प्रभाव पड़ रहा है। ग्लेशियर्स लगातार ज़्यादातर पिघल रहे हैं। लगातार पेड़ गिरने की वजह से वो लगातार उनकी जो पानी है वो लगातार चलता जा रहा है। और जब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो वो एकदम सूख जाएंगी। सूखने की वजह से एकदम झटका लगेगा सबको। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो इसके बाद हमारे इफेक्ट हो जाते हैं। इफेक्ट क्या क्या है, पहला तो इफेक्ट ये हो गया, जो सी लेवल है, पिछली जो मैंने बताया क्लाइमेट चेंज में बताया था, सी लेवल राइज हो जाता है। सी लेवल राइज, पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहला तो सी लेवल राइज हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। क्रॉप प्रोडक्शन पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा हमारा, जैसे कह सकते हैं कि ज़्यादा हीट की वजह से, जैसे हमारे अमेजन ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जंगल है, यानी कि फॉरेस्ट फायर लग जाती है। अमेजन और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जंगलों में भी आग देखने को मिलती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये इसके हम कह सकते हैं इफेक्ट हो गए, इफेक्ट, ये प्रभाव हो गए। यानी कि ये समुद्र का लेवल ज़्यादा बढ़ गया। ये हमारी खेती में जो हमारी वीट वगैरह होती है, वीट राइस, इनकी क्वालिटी और इनके प्रोडक्शन में भी कमी आने लगती है। सूखा वगैरह पड़ने लगता है। और हमारी फॉरेस्ट फायर भी लगातार बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारे जंगल भी खत्म होते, जंगल खत्म होने की वजह से हमारी ऑक्सीजन की लेवल लगातार घटती जाती है। और कार्बन का जो उनका सोखने का जो ऑब्जर्व करते हैं उनका भी लगातार लेवल घट जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा कह सकते हैं रैपिड स्पीड से लगातार बढ़ती जाती है। ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ग्लोबल वार्मिंग में हम इसके इफेक्ट हो गए। इफेक्ट के बाद हम कह सकते हैं कि इसके क्या कह सकते हैं कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस में ये हो गया कि हमारा जो सूखा पड़ेगा, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन घटेगा। और हम कह सकते हैं, और इसके बारे में थर्ड पॉइंट ये हो गया कि हमारा जो एवरेज एवरेज जो है हमारा हीट, वो बढ़ जाएगा। एवरेज हीट बढ़ेगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसको ठीक करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है, पहली चीज़ तो क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। आप इन्हें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में लाया गया था। इसमें जो कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्रीज का इमिशन कह सकते हैं कि घटाने के लिए, उनका उत्सर्जन कम करने के लिए, विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी करने के लिए कहा गया। उत्सर्जन में कमी के लिए कहा गया। दूसरा हमारा कह सकते हैं पेरिस में हुआ था सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन 2015 में। इसमें जो हमारी हीट है, हीट को 1.5 से 2%, यानी कि उनका जो एवरेज है 1.5 से 2 डिग्री, 1.5 से 2 डिग्री पर कंट्रोल करने के लिए इनका जो लेवल कह सकते हैं, जो इनका 1.5 से 2 डिग्री तक लेवल रोकने का टारगेट बनाया गया था, बनाया गया था। ये हमारा हो गया हमारा ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद हम
नेक्स्ट देखते हैं, आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ओजोन लेयर डिप्लीटेशन। ओजोन लेयर डिप्लीटेशन नेक्स्ट हमारा यही होगा, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन। डिप्लेशन डिप्लेशन मैं गलती बोल रहा था क्या? डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ओजोन परत का क्षरण, ये ऐसे हिंदी में हो गया। ओजोन लेयर का क्षरण यानी कि ओजोन लेयर जो लगातार घट रही है, ओजोन लेयर का घटना, ये कह सकते हैं। ओजोन लेयर का घटना किसकी वजह से ओजोन लेयर घट रही है? ये लगातार किसकी वजह से घट रही है? ये हमारी घट रही है ग्रीन हाउस की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे CFC और हमारी CO2 और हमारी CH4 और हमारी N2O, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। इनकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ओजोन लेयर घट रही है। इसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में हम कह सकते हैं, जो हमारी कह सकते हैं कि जो CFC है, CFC जैसे CFC प्रोड्यूस होती है। CFC प्रोड्यूस होने के बाद इसमें होता है क्लोरीन। क्लोरीन जो अब जैसे हमारा वायुमंडल में जाता है, ऊपर जाता है, तो वो हमारे वहां पर जाकर ओजोन को, जो O3 होता है ना, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है, हम कह सकते हैं उत्तर होता है, ये O3 होता है, इस O3 को तोड़ देता है। इसके O3 के एक मोलिक्यूल को तोड़ देता है क्लोरीन। और ऐसे ही हजारों जो क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन को तोड़कर ये ऑक्सीजन बना देता है, ये O2 बना देता है, O2 बना देता है, जिसकी वजह से हमारा लगातार जो ओजोन की लेयर है वो लगातार घट रही है। उसका जो लगातार जो फैलाव है वो लगातार घट रहा है उसका। और जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1980s में सबसे बड़ा होल देखा गया था अंटार्कटिका में, देखा गया था अंटार्कटिका में सबसे बड़ा ओजोन का जो होल देखा गया था। इसके बाद 1987 में यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। इसके द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया गया था 1987 में। ये सबसे सक्सेसफुल जो हमारा प्रोटोकॉल माना जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हमारे इसके लाया गया था, ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए लाया गया था। और ये 2000 के बाद जो हमारी ओजोन लेयर थी, उसका जो मतलब होल था वो घटता हुआ दिखाई दिया। इसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। ये बहुत प्रभावशाली माना गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, प्रभावों के बारे में जान लेते हैं। प्रभाव, इफेक्ट। ओजोन लेयर अगर घटती है तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं स्किन डिजीजेस ये हो जाती हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं कैटरेक्ट, मोतियाबिंद की दिक्कत आ जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है। और भी कई प्रकार की बीमारियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। ये इसके प्रभाव हो गए। प्रभावों के बाद इनकी रोकथाम के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। और हम कह सकते हैं इसके पर रोकथाम के लिए क्या उपाय करे जा सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। पहला तो जो हमारे कह सकते हैं CFC वगैरह के जो चीज़ें होती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर के बाद हम और भी क्या कह सकते हैं, जैसे हमारा AC हो गया। और भी कई चीज़ें होती है जिनमें CFC यूज की जाती है। ये ह्यूमन मेड जो गैस है, इसकी वजह से जो हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन जो हमारा O3 को यानी कि ओजोन को तोड़कर O2 बना देता है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर घटती है। तो ये इनका यूज कम किया जाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, हमें CNG वगैरह का यूज करना चाहिए। अदर गैसेज होती हैं वो भी लगातार इनका बढ़ावा करती है ना, इंडस्ट्री वगैरह की। और जो हम कह सकते हैं जो हमारे व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनमें CNG का यूज करना चाहिए। और LPG का यूज करना चाहिए, यानी कि जो हम जलाते हैं लकड़ियाँ वगैरह, उनके स्थान पर हमें LPG का यूज करना चाहिए। और इनके लिए कुछ यानी कि हम कह सकते हैं प्रोग्राम्स वगैरह भी करने चाहिए जागरूक करने के लिए लोगों को। ये हमारा एक चीज़ हो गया कि प्रोग्राम वगैरह होना चाहिए। और हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संधियाँ वगैरह होनी चाहिए, समझौते वगैरह होने चाहिए,
ताकि इनका जो होता है कि ये सब हमारा ओजोन लेयर का जो लगातार होल बढ़ रहा है उसको घटाया जा सके, उसको भरा जा सके, इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा आज का मुख्य टॉपिक हो गया। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं यार। इसमें जैसे मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताया, क्वेश्चन आ जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ऐसे ही पेरिस जो सम्मेलन होता है हुआ था, वो कब हुआ था या वो किससे संबंधित है, ये सभी भी आ जाते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंडिया के बारे में जानेंगे। इंडिया में एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।